अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिर वो चीख कर उठ बैठी। उसका वजूद थर थर कांप रहा था। निम्रा, मेरी बच्ची क्या हुआ? उल्फत बेगम, जिनकी अभी आंख लगी थी, उसके चीख पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। अम्मी, अम्मी, ये बिल्ला, वो हकलाई थी। अरे ये वही तो बिल्ला है जो तू लेकर आई थी, अब क्या हुआ? वो इस बिल्ले को देखकर नागवारी से बोली, मगर उसे दफा कर, तू बता, तू ठीक है? उन्होंने उसका पसीना से तर चेहरा अपनी जानिब मोड़ा तो निम्रा ने सर इस बात में हिला दिया। चल तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए। वो उसका गाल थपथपाती उठकर चली गई। तभी अजानों की आवाज़ आने लगी। निम्रा ने सामने लगी वॉल क्लॉक पर देखा तो वहाँ मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। वो हमेशा मगरिब के वक्त ही दिखाई देता है। अगर ये बिल्ला कोई और हुआ तो अपना सब कुछ बदलेगा ज़रूर, वो सोचती हुई, और अपने ऊपर से कंबल हटाकर वो उठ खड़ी हुई। पाँव में चप्पल पहनकर वो गैलरी का दरवाज़ा धकेलती गैलरी में आ गई। वो वापस सामने देखने लगी। कुत्ता आज भी भौंक रहा था और आज उस कुत्ते के भौंकने का मफहूम समझ आया था। अचानक उसके जिस्म में ठंड तारे होने लगी थी। उसे अपने करीब फिर किसी का एहसास हुआ तो वो बगैर देर के पलटी थी। सामने वो बिल्ला बैठा था। आज उसका वही रूप था जो उस दिन था। सुर्ख होती हुई आंखें, खून से लथपथ मुंह और नोकीले नाखूनों पर भी खून था जिसमें अजीब सी महक आ रही थी। शायद वो किसी इंसान का खून था। तभी निम्रा की नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी और वो हक्का पक्का सी अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे पर किसी चीज़ के मारने के निशान थे और ये खून निम्रा का ही था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो बामुश्किल बोली। बिल्ले ने कोई जवाब ना दिया। मैं जानती हूँ तुम बिल्ले नहीं हो, वो चीखी थी। तभी वो बिल्ला गर्दन झुका गया और एकदम वहाँ धुंध सी होने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथ रख दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध मिटती गई और जब उसने सामने देखा तो उसके ओसान खता हो गए। वो चीखना चाहती थी मगर हलक में ही उसकी चीख अटक कर रह गई। वो बहुत ही खतरनाक हद तक खौफनाक शख्स था और शायद उसी कब्रिस्तान का था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था मगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था। वो उसके करीब आया था जब निम्रा उससे 2 कदम पीछे हटी थी और वहाँ से जा चुकी थी। तो फिर वो हकलाई, तो फिर ये कि तुम मुझे अब पसंद आ गई हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और अगर किसी ने तुम पर नजर डाली तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। वो सरगोशियाना अंदाज में बोला और उसका गाल थपथपाया। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मिन्नत करते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे? मुझे तुम पसंद आई हो और मुझे जो पसंद आता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज़ भी उसकी तरह खतरनाक थी। निम्रा को अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए। उसने जोर से आंखें मीच ली और अगले ही पल वो जिन उसके अंदर घुस गया था। निम्रा को समझ न आया और जब आया तब तक वो किसी और के कब्जे में थी। अब ये मेरी है, वो निम्रा के जिस्म में मौजूद था और कहका लगाकर हंसा था और वापस चलकर बेड पर आकर लेट गया। उसने अपने बाल पोनी से आज़ाद कर दिए थे और आगे कर लिए थे। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी मगर किसी की आहट पर वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई थी। बेटा ये खाना खा लो। उन्होंने खाने की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई जिसे उसने धाड़ते हुए फेंक दी। दफा हो जाए यहाँ से बुढ़िया, वो धाड़ा था और उल्फत बेगम तो उसके अंदाज पर हैरत के समंदर में गोताजन हो गई थी। ये क्या कह रही हो निम्रा? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा दफा हो जा,
नहीं तो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, समझी? वो गुर्राया था और उल्फत बेगम को उसका लहजा कुछ समझ न आया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, ये क्या हालत बनाकर रख दी अपनी, नम लहजे में बोली। तभी उस जिन ने उन्हें धक्का दिया था और धक्का इस जोर का था कि वो बेड से नीचे गिर गई थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, वो भागती हुई कमरे से निकल गई और लाउंज में आकर टेलीफोन में किसी का नंबर डायल करने लगी। हेलो अशरफ साहब, प्लीज घर आ जाइए, वो रोते हुए बोली और कॉल कट कर दी। थोड़ी ही देर में अशरफ साहब घर आ गए थे। क्या हुआ है बेगम? वो परेशानी से बोले। अशरफ साहब, मुझे निमरा ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ चलें, वो घबराती हुई बोली और उन्हें खींचती हुई ऊपर ले गई। ये देख लें। उन्होंने सामने देखा तो सब कुछ ठीक था। निमरा सुकून से सो रही थी। उल्फत बेगम की आंखें फैल गईं। यहाँ तो कुछ नहीं है बेगम, वो हैरत से बोले। मेरा यकीन करें अशरफ साहब, निमरा भी ठीक नहीं थी, वो रोते हुए बोली। बेगम, आपका वहम होगा, आपको लगता है निमरा की ज्यादा ही फिक्र हो गई है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। वो उन्हें दिलासे देते हुए बाहर निकले थे। आप मेरी बात का तो यकीन करें, वो तासुफ से बोली। अच्छा, आप एक काम करें, किसी मौलवी को बुलवा लें, बस मेरा वहम दूर कर दें, वो हल पेश करती हुई बोली। तो उन्हें भी यही ठीक लगा। ठीक है बेगम, अभी आप सो जाएं, हम सुबह देखते हैं। वो उन्हें तसल्ली देते हुए कमरे में ले गए। वो समझ तो चुके थे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उल्फत बेगम को इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता था। वो पूरी रात उनकी आंखों में कटी थी। सुबह सवेरे ही वो अपने जानने वाले मौलवी को ले आए थे। वो जैसे ही इन्हें लेकर आए, वो घर में कदम रखने से पहले ही रुक गए। यहाँ कोई गैर मखलूक है, वो पूरे घर को देखते हुए बोले। जी मौलवी साहब, तभी तो मैं आपको लेकर आया हूँ, प्लीज आप इसे यहाँ से दूर ले जाएं, वो मिन्नत करते हुए बोले। उन्होंने पत्तों की लड़ी पर कुछ पढ़ा और अशरफ साहब की जानिब बढ़ाया। ये यहाँ दरवाजे के बीच में बांध दो, उससे वो मखलूक बाहर निकल जाएगी। वो संजीदगी से बोलकर अंदर की जानिब बढ़ गए और अशरफ साहब ने वो उनके कहने के मुताबिक बांध दी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर कमरे में। सुबह में कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया, कहीं वो बाहर न निकल जाए, वो सब बताते हुए बोले। कहाँ है उसका कमरा? वो तस्वीर के दाने गिराते हुए बोले। आए, मैं आपको ले चलूं। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए बोले तो वो उन्हें कमरे तक ले गए और खुद बाहर खड़े हो गए। दरवाजा खुला देखकर वो परेशान हो गए। बच्चे, तुम तो कह रहे थे कि तुमने दरवाजा बंद रखा था, वो परेशानी से बल डालकर बोले। जी, मैंने बंद कर दिया था, वो उलझ कर बोले। कहीं मेरी बीवी ने तो यकदम उनके जहन में झमाका हुआ। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं, इसे मेरे आने का इल्म हो गया होगा, तुम्हारी बीवी को खतरा है। उन्होंने दरवाजा खोला तो उल्फत बेगम ऊपर को उठी हुई थी और हाथ पैर मार रही थी। अशरफ, मुझे बचाएं, वो गले पर हाथ रखे गिड़गिड़ाई। बाबा, ये क्या है? वो परेशान से हो गए। उन्होंने कुछ पढ़ा तो वो नीचे को आई। निमरा, कहाँ है उल्फत? अशरफ साहब ने पूछा तो उन्होंने गैलरी की तरफ इशारा किया। वो सब गैलरी की जानिब बढ़े। जो गैलरी की दीवार पर बैठा गोश्त की कच्ची बोटियां चबा रहा था, वो भी किसी इंसान का गोश्त था। मौलवी साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे रहने को कहा और गैलरी का दरवाजा बंद कर दिया। गैलरी का दरवाजा बंद होने पर उसने अपना हाथ रोका था और खा जाने वाली नजरों से मौलवी साहब को घूरा था। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा और ये लड़की मर जाएगी, वो अपनी मर्दाना आवाज में बोला। मौलवी साहब आंखें बंद करके किसी चीज का विर्द कर रहे थे। उन्होंने एक मिट्टी की प्याली से मिट्टी निकाली और हथेली पर रखकर फूंक मारी। वो इतनी सी मिट्टी भी इसको हिला गई थी। वो चीखने लगा था। आप लोग जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करें, उन्होंने हिदायत दी और दोबारा आंखें बंद कर ली। उनके लब फड़फड़ा रहे थे और मिट्टी वो उसकी जानिब फूंक रहे थे। वो कर्रा कर जमीन बोस हो गया था। तब तक अशरफ साहब रस्सी ले आए थे।
उसे उठाकर उन्होंने बेड पर लिटाया और उसके साथ पाँव बेड से बांध दिए। वो ये सब अपने लखते जिगर के साथ नहीं करना चाहते थे मगर मजबूर थे। उन्हें अपनी बेटी की जान अजीज थी। वो मज़ाहमत कर रहा था मगर कामयाब ना हो पा रहा था। छोड़ मुझे, छोड़, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो अपनी पूरी जान लगा रहा था। मौलवी ने एक घेरा बना दिया था बेड के गिर्द। अगर वो रस्सी खोल भी लेता तो उस जगह से बाहर न जा सकता था। अचानक उसकी खतरनाक आसार नरम पड़ गए और निम्रा की रोने की आवाज उभरी। अम्मी मुझे खोले, अम्मी मुझे डर लग रहा है। वो तड़प कर बोली, मेरी बच्ची। वो भी एक माँ थी। अपनी बेटी की तड़प की आवाज सुनकर वो आगे बढ़ी थी और खोलने ही लगी थी। रुको बेटी, ये गलती मत करना, वो तुम्हें भटका रहा है। वो उसे रुकते हुए बोले तो उसने गुस्से से हंकारा भरा और उल्फत बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो 2 कदम पीछे हटी और रुख फेर कर खड़ी हो गई। क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है? छोड़ दे, वो तुझे क्या देगी, छोड़ दे इसे। वो उसे समझाते हुए बोले। उसने कहका लगाया, मुझे ये अच्छी लगी है, तुम लोग जो भी कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर लड़की ने मुझे धोखा दिया तो मैं इससे अपना बदला पूरा करूंगा। वो बैठा था और धाड़ते हुए बोला था मगर फिर दोबारा लेट गया था। तुझे इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। मौलवी साहब के लब फड़फड़ा रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था और चंद पल बाद उसका जिस्म झटके खाकर ढीला पड़ चुका था। मौलवी साहब ने आंखें खोल ली थी। उसके गले में ये ताबीज बांधो। उन्होंने ताबीज अशरफ साहब के हाथ में पकड़ा दिया। वो जैसे ही उसकी जानिब ताबीज पहनाने के लिए बढ़े, उसने पट से आंखें खोली और गर्दन इधर से उधर करने लगा। नहीं, 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 वो चीख रहा था और नहीं, नहीं की गर्दान नाप रहा था। उसका जरहाना अंदाज देखकर अशरफ साहब रुके थे और मौलवी साहब को देखा था। उसकी मत सुनो, पहनाओ इसे ये ताबीज, इसको मैं देख लूंगा। वो इनकी नजरों का मफहूम समझकर बोले तो अशरफ साहब ने सर हाँ में हिलाया और आखिरकार उन्होंने वो ताबीज उसकी गले में डाल दिया था। उसने अशरफ साहब को बहुत नुकसान पहुंचाया था मगर अपनी बेटी को बचाना था। चंद घंटा और मेहनत के बाद आखिरकार वो इसके जिस्म से निकलकर नेस्तो नाबूद हो गया था। सब ने ही शुक्र का कलमा पढ़ा था। निम्रा ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। एक दिन में ही उसकी आंखों के नीचे हल्के और उसका जिस्म नहीं सा हो गया था। वो हड़बड़ा कर उठी थी मगर रस्सी की वजह से दोबारा लेट गई थी। इस दफा उल्फत बेगम ने उसकी रस्सी खोलने से पहले मौलवी साहब को देखा था क्योंकि अब वो कोई हिमाकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब खोल दूं इस बच्ची के हाथ, बहुत बहादुर है, इतनी मुश्किलों को पार करके आई है। इन्होंने मुस्कुरा कर इसके सर पर हाथ फेरा। उल्फत बेगम ने इसकी रस्सियां खोल दी थी और वो माँ की आगोश में छुप कर सिसक पड़ी थी। अशरफ साहब की नम आंखों से उसके बालों पे हाथ फेर रहे थे। वो काफी सहम गई थी इस हादसे के बाद। अब वो बालों को खुला नहीं छोड़ती थी और मगरिब के वक्त वो गैलरी में नहीं जाती थी बल्कि मगरिब के वक्त अपने अम्मी अब्बू के कमरे में ही रहती थी। उसकी छोटी सी गलती ने उसे इतनी खतरनाक मुश्किल में डाल दिया था। वो अब थोड़ी थोड़ी समझ रही थी। उन्होंने घर भी तब्दील कर लिया था इसलिए वो आज बाहर निकली थी। घूमते हुए उसे आधे सफेद और आधे सियाह रंग का एक बिल्ला नजर आया। उसको देखकर वो उसकी जानिब बढ़ी थी। बिल्ले का रुख दूसरी जानिब था। निम्रा ने उठाकर उसका रुख जैसे ही अपनी जानिब किया तो वो चीख पड़ी और बिल्ले को नीचे फेंक दिया। वो गया नहीं है। वो बड़बड़ाती हुई वहां से भाग गई और फिर कभी इस जगह का रुख न किया।